2 दिन गुजर गए। पायलट मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गया। हम लोग जो ग़िज़ा खाते थे वही वो खाता था और पसंद भी करता था। उसके लिए हर खाने में मछली ज़रूर रखी जाती थी। दरिया करीब था और मछलियाँ पकड़ने वाले हम में मौजूद थे। वो मछलियाँ पकड़ लाते और हम खाते थे। मैंने देखा कि ये गोरा बादशाह बस्ती के अंदर ज़्यादा घूमता था। दूसरे ही दिन उसने मेरे साथ बर्मी लड़कियों की बातें शुरू कर दी थी। मैंने भी अज़राए मजाक या जवानी के जज्बात में आकर लड़कियों की ही बातें करना शुरू कर दी थी। वो कहता था कि यहाँ उसने कुछ लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जिनके जिस्म अंग्रेज़ लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। वोंग और उसके साथियों ने उसे इस इलाके की बनी हुई शराब भी पिलानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे 2-3 बार कहा कि वो अपना नक्शा देखे और मालूम करे कि हम कहाँ हैं और किस तरह यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ जा सकते हैं। अब उसका रवैया ऐसा हो गया था कि जैसे वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। मालूम होता है कि आपको ये जगह पसंद आ गई है। एक रोज़ मैंने उसे कहा, क्या यहाँ आपका दिल लग गया है? हाँ, उसने हंसते हुए जवाब दिया। मैं फ़िज़ा में बहुत लड़ा हूँ। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। पहले मेरा स्क्वाड्रन किंगलैंड में था। वहाँ मेरे स्क्वाड्रन ने जर्मनों के ख़िलाफ़ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिर हमें इधर भेज दिया गया है। अब मुझे ये मौका मिला है कि मैं इतनी दूर आ गिरा हूँ तो मैं क्यों ना इससे फ़ायदा उठाऊँ और कुछ दिन आराम करके सोचूं कि मुझे वापस किस तरह जाना चाहिए। क्या जापानियों ने हिंदुस्तान पर अभी तक हमला नहीं किया? मैंने उससे पूछा। उनके हवाई जहाज़ों ने कलकत्ता के करीब बंदरगाह पर बम गिराए हैं, उसने बताया, लेकिन उससे आगे वो नहीं आ सके। अब तो जापानी हमला करने की पोजीशन में रहे ही नहीं। उन्हें बर्मा से पीछे धकेल दिया गया है। हमने आधा बर्मा उनसे आज़ाद करवा लिया है। मैं तुम्हें यह बता दूं कि हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं उसके साथ हिंदुस्तान के मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता था। मेरे दिल में अंग्रेज़ों की नफ़रत पैदा हो चुकी थी, इसीलिए मैं अपनी बटालियन से भाग आया था। उसने जब कहा कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ेंगे तो मुझे गुस्सा सा आ गया और मैं खामोश रहा। मैं चाहता था कि यह गोरा जल्दी यहाँ से चला जाए। अभी मेरे ज़हन में ऐसा ख्याल नहीं आया था कि मैं इसे यहीं मार डालूँ और लाश दरिया में फेंक दूँ। मुझे उस गोरे की जिंदा दिली अच्छी लगती थी। अगले ही रोज़ वो कुछ ज़्यादा ही जिंदा दिली पर उतर आया था। सुबह के 10:30 या 11 का वक्त होगा कि 2 बर्मी दौड़ते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैं सोच ही रहा था कि उठूं और उस पायलट को साथ लेकर किसी तरफ सैर के लिए निकल चलें। उन बर्मियों ने मुझे जो इत्तला दी उससे मेरा खून खोल उठा और मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसका झोंपड़ा बस्ती की दूसरी तरफ था। मैं उधर जा रहा था तो कुछ दूर से नजर आया कि 4-5 आदमी उसके झोंपड़े के बाहर खड़े थे और झोंपड़े का दरवाज़ा बंद था। मैं बड़ी तेज़ी से उन तक पहुंचा। मुझे इत्तला ये दी गई थी कि उस गोरे ने एक नौजवान लड़की को पकड़ लिया है और उसे अपने साथ झोंपड़े में ले गया है। 3-4 आदमियों ने उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और उन आदमियों की तरफ रिवॉल्वर किया तो वो सब भाग गए। फिर मुझे बताया गया कि लड़की को भी रिवॉल्वर से डरा कर वो झोंपड़े में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं जब उस झोंपड़े तक पहुंचा तो 6-7 आदमी झोंपड़े के बाहर खड़े गुस्से से कुछ बोल रहे थे। वहां मुझे एहसास हुआ कि मैं खाली हाथ आ गया हूं। मैंने उस गोरे से राइफल छुपा कर रखी हुई थी ताकि उसे ये पता ना चल सके कि मैं फौजी हूँ। ऐसे मौके पर जो इस गोरे ने मौका पैदा कर दिया था, मेरे हाथ में राइफल होनी चाहिए थी। इस गोरे पायलट के पास रिवॉल्वर था और लंबा फौजी चाकू भी था। उसने मुझे बताया था कि पायलट जब फ़िज़ाई लड़ाई के लिए जाते हैं तो हर पायलट के पास रिवॉल्वर और लंबा चाकू या गोरखों वाली कोकरी ज़रूर होती है। कोकरी या ककरी गोरखों का एक ख़ास हथियार है। ये एक किस्म का छुरा होता है जो आगे से चौड़ा और पीछे से पतला होता है। ये ख़ास तरीके से चलाया जाता है। ये जानते हुए कि इस गोरे के पास रिवॉल्वर और चाकू है, मैंने फिर भी ये ना किया कि वापस अपने झोंपड़े में जाता और राइफल लेकर आता। मैं उसे बदमाशी का पूरा मौका नहीं देना चाहता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर जो मंजर मुझे नजर आया वो बड़ी ही शर्मनाक और मेरे लिए इश्ताल अंगेज था। यह गोरा पायलट बिल्कुल बरहना था और उसने लड़की को बेबस करके अपने नीचे गिराया हुआ था और उसके कपड़े भी उतार दिए थे। मैं समझ गया कि इसने रिवॉल्वर दिखाकर लड़की को डराया और उसे बरहना किया है। मैंने देखा कि रिवॉल्वर उसके करीब फर्श पर पड़ा था। मैंने लपक कर रिवॉल्वर उठा लिया और उसकी नाली गोरे की कनपट्टी पर रख दी। गेट अप, मैंने उसे कहा। अप अप गेट अप। उस पर उस वक्त हैवानियत और शैतानियत सवार थी। उसने मुझे इस तरह धुतकारा जैसे मैं उसका गुलाम था और मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। मैंने अपने दिल में उसे सजाए मौत दे दी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके सर में गोली मारूं और ये फौरन मर जाए। मैंने बड़ी तेज़ी से फैसला कर लिया था कि इसे बड़ी ही अजियतनाक मौत मारूंगा। मैंने उसकी गर्दन सामने से इस तरह एक हाथ में पकड़ ली कि उसकी शहरग मेरे अंगूठे और शहादत और दरमियानी उंगली के शिकंजे में थी। मैंने उसका सांस रोक लिया और ऊपर को जोर दिया। वो मेरे उठते हुए हाथ के साथ ही ऊपर को उठ गया। वो बेबस हो चुका था।
मैं उसे इसी हालत में बाहर ले गया और उसी हाथ से उसे जोर से धक्का दिया। उस वक्त तक बाहर 7-8 की जगह 15-20 आदमी जमा हो चुके थे। मेरे धक्के से गोरा उन आदमियों के दरमियान जा पड़ा। इसे पकड़ लो, मैंने कहा। उन सब ने उसे जकड़ लिया। वांग और उसके वो साथी जो उर्दू समझते थे वो भी पहुंच गए थे। मैंने उन्हें कहा कि इसे खुले मैदान में ले चलो। गोरा पहले तो मुझे दोस्तों की तरह कहता रहा कि मैं इन लोगों की हिमायत ना करूं। उसने ये भी कहा कि ये मेरा और उसके बाद तुम्हारा हक है कि इनकी जो लड़की अच्छी लगे उसे इस्तेमाल करो। मैंने उसे कुछ भी ना कहा, जैसे मैं उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। जब लोग उसे घसीट कर ले जा रहे थे तो उसने बुलंद आवाज में मुझे और उन लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। मैं अंदर झोंपड़े में चला गया। लड़की बेचारी कपड़े पहन चुकी थी और रो रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे बाहर ले आया। उसे इशारे से बताया कि वो देखो उस घोड़े का क्या हाल किया जा रहा है। लड़की मुझे रहम तलब निगाहों से देख रही थी और उसके चेहरे के तासुरात में तशक्कुर की झलक नुमाया थी और वो मेरी मशकूर थी कि मैंने उसे एक हैवान से बचा लिया था। मैं उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ उस फिरंगी को ले गए थे। वो जगह खासी कुशादा थी और हमवार भी थी। बस्ती के तकरीबन तमाम लोग शोर शराबा सुनकर आ गए थे। वो ना आते तो मैं उन्हें बुला लेता। मेरे कहने पर वो एक जगह रुक गए। मैंने वांग को बुलाकर कहा कि इन लोगों से कहो कि दरख्तों की टहनियां तोड़कर पत्ते अलग कर लें। मैंने वांग को यह भी बता दिया कि उन टहनियों का इस्तेमाल क्या होगा। वांग ने दौड़कर यह ऐलान किया। 3-4 आदमियों ने गोरे पायलट को पकड़े रखा। बाकी सब टहनियां तोड़ने और उनके पत्ते अलग करने लगे। इस तरह हर एक आदमी के पास एक एक छड़ी आ गई। इस दौरान यह फिरंगी वाही तबाही बकता रहा। गोरा बरहना हालत में था। मैंने वांग को आवाज देकर बुलाया। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। अब ये काम करो वांग, लोगों से कहो कि इसे इन छड़ियों से पीटना शुरू कर दें। ये मरता है तो मर जाए, इसे इसी तरह जान से मारना है। वांग ने अपनी ज़बान में वहीं खड़े खड़े ऐलान किया कि इसे मारना शुरू कर दो। लोगों ने उसे दरख्तों की टहनियों से पीटना जो शुरू किया तो उसके जिस्म से खून फूटने लगा। पहले तो वो चीखा चिल्लाया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो गिरा। लोगों ने गिरे हुए पर टहनियां बरसानी शुरू कर दी। मैंने देखा कि जो आदमी पीछे रह गए थे वो यूं धक्कम पेल करके आगे जाने की कोशिश करते थे जैसे उस गोरे को मारना स्वाब का काम हो। मैं दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। मैंने वैसे ही दाएं तरफ देखा तो वो लड़की जिसे ये फिरंगी अपने साथ ले गया था मेरे पास खड़ी थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया तो उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन निस्फ घंटे के बाद लोग पीछे हटने लगे। मजीद 15 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे यह गुनाहगार फिरंगी नजर आने लगा। वो अब इंसान नहीं लगता था। उसका जिस्म खून के रंग जैसा हो गया था। मैं उस तक पहुंचा। उसका चेहरा भी पहचाना नहीं जाता था। सर से पांव तक खाल उधड़ गई थी। मैंने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखीं। वो मर चुका था। मैंने उर्दू समझने वाले बर्मियों से कहा कि जिस तरह उन्होंने समीउल्लाह और उसके साथियों की लाशों को दरिया में फेंका था उसी तरह इसकी लाश को भी घसीट कर दरिया में फेंक आए। उस रोज दरियाए रेरावती की मछलियों को खाने के लिए एक और इंसान मिल गया। शाम खाने के बाद वांग और चंद और बर्मी जो उर्दू ज़बान समझते थे मेरे पास आ जाया करते और इधर उधर की बातें हुआ करती थीं। उस शाम भी वो सब मेरे पास आए और कुदरती तौर पर हमारा मौजू यही अंग्रेज़ पायलट और उसका ये घिनौना जुर्म था। मैंने उन बर्मियों से कहा कि सारी बस्ती में ऐलान कर दो कि कोई भी शख्स किसी दूसरे की औरत के साथ दस्त दराजी करेगा उसे यही सज़ा दी जाएगी। मेरे पास अब एक और रिवॉल्वर आ गया था जिसके साथ 24 गोलियां भी थीं। एक बड़ा चाकू भी मिल गया था। मैंने उस गोरे की वर्दी और शूज़ उन लोगों को दे दिए और कहा कि किसी को पहना देना। उसका पैराशूट लपेट कर अपने पास रख लिया। उस गोरे पायलट को लोगों से मरवा कर मैंने अपने आप में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। मुझे यूं लगा जैसे खुदा ने मुझे कोई ऐसी ताकत अता कर दी है जो हर इंसान को नहीं मिलती। मैं यूं समझने लगा कि मैं जिसे चाहूं कत्ल करवा भी सकता हूं और कर भी सकता हूं। अलबत्ता मैंने अपने आप में तब्दीली ना आने दी कि मैं अपनी इस ताकत पर फ़ख्र या तकब्बुर और गरूर करता। मैं आज सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक्त अपने आप में गरूर और तकब्बुर पैदा कर लेता तो ये आज तक मुझ में मौजूद होता और मैं बड़ी ही फजूल ज़िंदगी गुजार रहा होता। मैं ये भी सोचता हूँ कि वो फ़िज़ा और वो माहौल और वो सूरत हाल थी ही ऐसी कि जिसके हाथ में ताकत थी वो ही बादशाह था। ये कैफियत मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। अगले रोज़ तानी और यौवन की शादी हो गई। बुद्धमत का एक मोमर पैरोकार मौजूद था। शादी उसने करवाई थी। बर्मियों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। मैंने पहली बार बर्मियों की शादी देखी। बर्मी लड़कियां मिलकर भी नाचीं और अकेली लड़की ने भी रक्स के कमालात दिखाए। अगले रोज़ भी बस्ती वालों पर जश्न का मूड तारी था। हर कोई खुश और सरगर्म नजर आता था। तानी और यौवन के वालदैन ने मिलकर सारी बस्ती को खास खाना खिलाया था। मेरा ख्याल था कि उस रात भी ये लोग नाच गाना करेंगे, लेकिन दिन के पिछले पहर खुशियों के इस हंगामे पर मौत की दहशत तारी हो गई। 2-3 आदमी जंगल में से दौड़ते हुए आए और उन्होंने ये खबर सुनाई कि एक शेर ने एक औरत पर हमला किया और उसे उठाकर ले गया है।
औरत जिस घर की थी उस घर में तो कोहराम बर्पा होना ही था। मैंने देखा कि पूरी बस्ती पर सन्नाटा और खौफो हिरास तारी हो गया था। मुझे इतला मिली तो मैं बाहर निकला। लोग टोलियों में खड़े बातें कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि शेर ने कहाँ और किस तरह हमला किया है। ऐनी शाहिदों ने मुझे बताया कि वो अपने खेतों में जो पहाड़ी के दूसरी तरफ थे वहां गए तो अचानक झाड़ियों में से एक शेर ने जस्त लगाई और उस औरत को दबोचिया। उन्होंने देखा कि शेर ने औरत की गर्दन पीछे से मुंह में ले ली थी। औरत की तो आवाज भी ना निकली। शेर औरत को घसीटता हुआ ले गया। ये जो आदमी देख रहे थे ये छुप छुप कर बस्ती की तरफ दौड़ पड़े। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि शेर किस तरफ गया है। उन्होंने ये भी बताया कि शेर धारीदार है। इससे पहले शेर या भेड़िया बस्ती के इतने करीब नहीं आया था। कभी कभी दूर से शेर की धाड़ या भेड़ियों की आवाज सुनाई दिया करती थी। बस्ती के लोग मेरे इर्द गिर्द इस तरह इकट्ठे हो गए जैसे शेर को सिर्फ मैं ही मार सकूंगा। उस दौर में मैं शेरों के मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानता था। शेर से हम समझते थे कि ये बब्बर शेर हैं। चीता भी सुना था। मैंने 20-22 साल के बाद एक आदमखोर शेर की पहली कहानी पढ़ी थी। ये उर्दू के एक रिसाले में शाया हुई थी। फिर मैंने आदमखोर शेरों की कहानियां पढ़नी शुरू की तो मुझे पता चला कि धारीदार शेर बब्बर शेर नहीं होता बल्कि उसे टाइगर कहते हैं। वो धारीदार शेर टाइगर था जो उस औरत को पकड़ कर ले गया था। ये तो बहुत बाद में जब मैंने आदमखोर शेरों की कहानियां पढ़ी तो पता चला कि आदमखोर शेर को किस तरह मारा जाता है। एक दरख्त पर मचान बनाई जाती है, नीचे बकरा या बछड़ा बांध दिया जाता है और शिकारी शाम के वक्त मचान पर चढ़कर बैठ जाता है। रात किसी वक्त शेर बकरे या बछड़े को पकड़ने के लिए आता है तो ऊपर से उसे गोली मार दी जाती है। ये बहुत बाद की बात है कि मुझे ये मालूमात हासिल हुई थी, लेकिन बर्मा के उस जंगल में जब मुझे बताया गया कि शेर फलां तरफ गया है तो मैंने लोगों से कहा था कि मैं राइफल लेकर शेर के पीछे जाऊंगा और उसे मार कर वापस आऊंगा। मैंने कहा भी ऐसे ही। राइफल की मैगजीन में राउंड डाले, एक राउंड चैम्बर में करके सेफ्टी कैच चढ़ा दिया और बाकी एमुनिशन जेब में डालकर मैं चल पड़ा। मेरे साथ 4 आदमी हो गए। उनके पास तलवारें थीं। मेरे पास अब रिवॉल्वर भी था, लेकिन इन बर्मियों में कोई एक भी आदमी ऐसा ना मिला जो रिवॉल्वर चला सकता। हम उस जगह गए जहां शेर ने औरत पर हमला किया था। एक ऐनी शाहिद हमारे साथ था। उसकी रहनुमाई में हम उस तरफ चल पड़े जिधर शेर औरत को ले गया था। रास्ते में देखता गया था, खून के निशान साफ नजर आए थे और जहां ऊंची घास थी वहां साफ पता चलता था कि शेर औरत को घसीट कर ले जा रहा है। तकरीबन 1 मील दूर गए होंगे कि झाड़ियों में औरत की लाश पड़ी मिल गई। शेर का कहीं नामो निशान न था। ये तो मुझे 22 साल बाद पता चला था कि शेर अपने शिकार को उसी वक्त खाने नहीं बैठ जाता बल्कि कहीं झाड़ियों में छुपा देता है और कुछ देर के बाद या अमूमन रात के वक्त इत्मीनान से खाता है। उस वक्त हम ये देख रहे थे कि औरत की लाश सामने पड़ी है और शेर वहां मौजूद नहीं। मैंने अपने साथ जाने वाले आदमियों से कहा कि लाश उठा लें और बस्ती में ले चलें। उन आदमियों ने लाश को उठा लिया। लाश के कपड़े खून से लाल हो गए थे। हम सब बस्ती की तरफ आ रहे थे कि हम सब ने चौंक कर पीछे दाएं और बाएं देखा। यकीनन हमने शेर की हल्की सी आवाज सुनी थी। वो गुर्राया था। मैंने बड़ी तेजी से राइफल का सेफ्टी कैच ऑन किया और राइफल कंधे से लगाकर नजरें हर तरफ दौड़ाईं, लेकिन ऊंची घास, झाड़ियों और दरख्तों में शेर कहीं नजर न आया। मैंने उन आदमियों से कहा कि वो तेज चलें। वो तो डर के मारे भागने की रफ्तार से चल पड़े और मैं ज्यादातर दाएं बाएं और पीछे देखता उल्टे पांव चलता आया। थोड़ी देर के बाद हमने एक बार फिर शेर की हल्की हल्की गुर्राने की आवाज सुनी जो ज्यादा दूर नहीं थी। मैं और ज्यादा चौकस होकर उल्टे पांव चलने लगा। शेर नजर नहीं आ रहा था। आखिर हम बस्ती में दाखिल हो गए। खतरा था कि शेर बस्ती के करीब आ जाएगा। हम उसका शिकार उठा लाए थे। वो यकीनन भूखा था, वरना उस औरत पर हमला ना करता। सारी बस्ती औरत की लाश के गिर्द इकट्ठी हो गई। औरत मुसलमान थी, उसे गुस्ल दिया गया। कफन नहीं था, उसे चादर में लपेट कर दफन करना था। मुझे पैराशूट का ख्याल आया। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं कफन का इंतजाम करता हूँ। अपनी झोंपड़े में जाकर मैंने पैराशूट में से चाकू से बहुत बड़ा टुकड़ा काटा और औरत के लवाहिकीन को दे दिया। उन्होंने उसमें मैयत को लपेटा और दफन करने के लिए ले गए। मैं भी उस जनाजे में शरीक हुआ। रात को जब हस्बे मामूल वांग और 7-8 आदमी मेरे पास आकर बैठे तो मौजू शेर का शिकार होने वाली औरत थी और शेर था, और इस मसले पर गुफ्तगू शुरू हो गई कि शेर को किस तरह मारा जाए। शेर को मारने का ये तरीका नहीं, एक मोअम्मर बर्मी ने कहा। तुम्हें लाश वहां से नहीं उठानी चाहिए थी। तुम राइफल लेकर करीब के किसी दरख्त पर चढ़ जाते और अपने आप को शाखों में छुपा कर रखते। शेर ने लाश को खाने के लिए आना ही था। जूं ही वो आता तुम ऊपर से उसे गोली मार देते। मैं उस शेर को मार कर ही दम लूंगा। मैं कल सुबह राइफल लेकर उसकी तलाश में निकलूंगा। ऐसी बेवकूफ़ी ना करना, उस मोअम्मर बर्मी ने कहा। शेर तुम्हारे सामने नहीं आएगा, वो छुप छुप कर पीछे से तुम्हारे करीब आएगा और इससे पहले कि तुम संभल सको वो तुम्हें अपने पंजों और मुंह में दबोच लेगा। मैं जवानी में 2 बार अंग्रेज शिकारियों के साथ जंगलों में गया हूँ।
तरीका यह है कि कोई जानवर जंगल में कहीं बांध दो। जगह वही मौजू है जहां औरत की लाश पड़ी थी। खुद दरख्त की शाखों में छुप जाना। शेर उस जानवर को पकड़ने के लिए आएगा, उसे गोली मार देना। बस्ती में खच्चरें भी थीं, 2 गधे थे और 3-4 बकरियां भी थीं। कुछ बहस मुबाहिसे के बाद यह तय हुआ कि कल उस जगह जहां से लाश मिली थी एक बकरी को बांधा जाएगा। फिर मैं किसी करीबी दरख्त पर चढ़कर छुप जाऊंगा। मालूम नहीं मेरा जहन इस तरीके को क्यों कबूल नहीं कर रहा था। ये तो साल हा साल बाद मुझे पता चला था कि शेर को मारने का यही तरीका होता है। मैं उस तरीके को बेहतर समझता था कि राइफल लेकर जंगल में निकल जाऊंगा और शेर को मार लूंगा। ये लोग जब रात को उठकर चले गए और मैं झोंपड़े में तन्हा रह गया तो सोचने लगा कि मैं शेर को मार भी सकूंगा या नहीं। मैं ये नहीं सोच सका था कि इंसानों को मार लेना आसान होता है। मेरे ज़हन में यह यकीन बैठ गया था कि जिस तरह 2 मिनट में मैंने 5 आदमियों को गोली मार दी थी, उस तरह मैं शेर को भी मार लूंगा। यही कुछ सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मैं अगली सुबह हस्बे मामूल उस वक्त जागा जब सूरज खासा ऊपर आ गया था। मैं खिदमतगार को आवाज़ देने ही लगा था कि नाश्ता ले आओ कि मुझे दौड़ते हुए कदमों की और कुछ शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई दी। दौड़ते कदम मेरे झोंपड़े में दाखिल हुए और आने वाले आदमियों ने मुझे इत्तला दी कि शेर एक लड़के को अभी अभी उठा कर ले गया है। मैंने राइफल उठाई। राइफल में कल के राउंड पड़े हुए थे। मैं उन आदमियों के साथ दौड़ता हुआ बाहर निकला। हम उस तरफ दौड़ते गए जिधर हमें बताया गया था कि शेर लड़के को पकड़ कर ले गया है। रास्ते में ये आदमी मुझे बताते गए कि 3-4 लड़के बस्ती से दूर टेकरी के पीछे चले गए थे और वो वहां भाग दौड़ रहे थे। अचानक एक झाड़ी के अंदर से शेर ने जस्त लगाई और 13-14 साल उम्र के एक लड़के को मुंह में लेकर उसी तरफ चला गया जिधर वो औरत को ले गया था। हमारे पीछे 4-5 आदमी और दौड़े आए। उनके पास तलवारें थीं। ये आम किस्म की तलवारें नहीं थी, बल्कि ये चौड़े ब्लेडों वाली तलवारें थीं जो बर्मा और इससे अगले इलाकों में आमतौर पर देखने में आती हैं। बाज़ औक़ात लाइल्मी बहुत फ़ायदा देती है। उस वक्त मुझे गम नहीं था कि शेर के ताक़ुब में जाकर उसे मारना बेहद ख़तरनाक होता है। मुझे ये भी बहुत बाद में मालूम हुआ था कि शेर पहली गोली से नहीं मरा करता। पहली गोली खाकर वो गोली चलाने वाले पर हमला करता है और अमूमन दूसरी गोली चलाने की मोहलत नहीं देता। अगर शिकारी दूसरी गोली चलाए भी तो वो शेर को अपने ऊपर आता देखकर इतना घबरा जाता है कि उसकी गोली खता जाती है। फिर उसका अंजाम यही होता है कि शेर उसे चीर फाड़ देता है। ये शेर का जवाबी और इंतकामी हमला होता है। मैंने राइफल के आगे संगीन भी चढ़ा रखी थी। हम दौड़ते जा रहे थे और रास्ते में खून के निशान और घास पर लाश के घसीटने के निशानात नजर आ रहे थे। बहुत दूर जाकर हम में से एक आदमी अचानक रुक गया और उसने हमारे आगे अपने बाजू फैला दिए। वो हमें रोक रहा था। यहीं रुको, उसने कहा, मैंने शेर को देख लिया है। छुप जाओ और जरा आगे झाड़ियों और घास में गौर से देखो, तुम्हें शेर बैठा हुआ नजर आएगा। मुझे उसका आगे का थोड़ा सा सर नजर आया था।